हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश एक बार फिर से आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जी जान से अपने लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने में लगे होंगे। एक बार फिर से मैं सचिवालय सहायक मेंस के लिए बेहद ही शानदार और इम्पोर्टेंट सवाल के साथ आपके सामने हूं। और जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं आपके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करता हूं। मतलब कि आपके लिए आपके द्वारा सरकारी नौकरी के लिए दिए जाने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही शानदार इजी ढंग से करना सिखाता हूं, जिससे आप अपने पेपर में मैथ्स के सभी सवालों को बेहद कम समय में करके अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं, सफलता के झंडे गाड़ते हैं। अतः अब हम शुरू करते हैं इधर की बातें ना करते हुए। जैसा कि पिछले कई वीडियो मैं सचिवालय सहायक मेंस को लेकर के डाल चुका हूं, उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि आपको पता ही होगा कि हम 5-5 के सेट में सवाल कर रहे हैं। मतलब 5 सवाल एक टॉपिक से, 5 सवाल फिर दूसरे टॉपिक से और 5 सवाल फिर तीसरे टॉपिक से। इससे क्या होता है कि एक तरह के सवाल जब आपको एक जगह मिलते हैं तो आप उस तरह के सवालों को करने के ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी आदत सी हो जाती है। वो सवाल से लेकर के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जा करके देखें इस वीडियो के बाद। अब इस वीडियो में आपको देख करके पता ही चल रहा होगा कि शुरुआत में परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है तो परसेंटेज के ही सवाल हैं। तो शुरुआत में हम 5% के सवाल करेंगे, प्रतिशतता उसमें होगा। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार सवालों का सफर। पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में हिंदी में 47% सफल रहे, मतलब विद्यार्थी ही सफल रहेंगे ना, सफल रहे, और तथा गणित में 51% असफल हो गए। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे। तो अक्सर क्या होगा कि जल्दीबाजी में आप ऐसा मत करना कि 42% दोनों में असफल रहे तो दोनों में 58% सफल रहेंगे। नहीं, ये गलती, ब्लंडर नहीं करना है। तो इसे हम करने के सबसे अच्छे तरीके से आते हैं। कुछ नहीं, सॉरी, इंक बह रहा है। तो इसके सबसे शानदार तरीके पे आते हैं। ये 2 विषय है तो 2 गोला लगाया, ये इसको हिंदी को H लिख दिया, गणित को M लिख दिया। अब इसमें 47% असफल रहे, इसमें 47% सफल रहा, यानी कि यहाँ 53% असफल हुआ। यह असफल का हम असफल का निकाल रहे हैं। तो 53 असफल हुआ, हिंदी में 47% सफल हुए, यानी 53% असफल हुए। गणित में तो सीधा सीधे दे रखा है कि 51% असफल हुए। यदि दोनों में, ये दोनों का हिस्सा है, ये दोनों के बीच का हिस्सा है, तो बीच वाले दोनों का हम यहाँ लिखते हैं। यदि 42% दोनों विषय में असफल रहे तो 42 यहाँ, ये दोनों में कॉमन है, इस वाले सर्कल में भी और इस वाले सर्कल में भी। तो अब जब हिंदी में टोटल 53 असफल हुए, 53 फेल हुए, और दोनों में जब 42 है तो केवल हिंदी की जो इधर हम लिखेंगे, यानी कि 11 जो है, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूं। 42 तो है ही हिंदी में, लेकिन टोटल हिंदी में क्या बोल रहा है कि टोटल 53 हुए हैं, यानी कि इस केवल हिंदी की जब बात करेगा तो 42 और 11 टोटल 53 फेल हो गए हैं। उसी तरीके से मैथ्स में टोटल 51 फेल हुए हैं, और मैथ और हिंदी दोनों में 42 फेल हुए हैं। तो सिर्फ मैथ की बात करें तो इसमें कितने फेल होंगे, तो 9, 42, 9, 51 टोटल के बराबर करना चाहिए। अब इससे हमें क्या पता चला कि जैसे आप टीचर हो और आपने बोला बच्चों में कि अच्छा बताओ कि केवल हिंदी में, सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए हो, इधर आ जाओ, तो 11 बच्चे इधर आ गए। फिर आपने बोला कि मैथ्स में कितने फेल हुए हो, सिर्फ मैथ्स में और दूसरे पेपर में नहीं, सिर्फ हिंदी में जो फेल हुए हो, केवल एक विषय में हिंदी में फेल हुए हो, वो इधर आओ, तो 11 इधर आए। केवल मैथ्स में सिर्फ एक विषय मैथ्स में फेल हुए हो, वो इधर आओ, तो 9 उधर जाएंगे। अब बताओ जो 2 विषयों में फेल हुए हो, हिंदी और मैथ दोनों में, वो कितने हैं, तो 42 बच्चे इधर खड़े हो जाओ। ये इस तरीके से हुआ, यानी टोटल कितने फेल हुए, तो टोटल जो फेल हुए 42 और 20 62%, ये टोटल फेल हुए। तो सफल कितने हुए, तो सफल 38 हुए।
100 में से ये निकालेंगे 38% सफल हुए, 58 नहीं, ये ध्यान रखना है मुझे। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये भी परसेंटेज का दूसरा सवाल है। इस टाइप के हम 5 सवाल करेंगे ही करेंगे। और एक बात और आपको बोल दूं कि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर थोड़ा सा शोर आपके कानों तक जाए तो उसे नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़ना। ऐसे मुझे नहीं लगता कि वो आवाज़ आप तक जाएगी। प्रश्न है कि यदि P का 20% Q है, 20 का Q प्रतिशत किसके बराबर होगा? आप इसे ऐसे समझिए, एक अच्छी सी चीज़ है ये कि कहीं भी अगर हो कि 10 का 15%, या आप इसे ऐसे कर दो, बड़ा सा संख्या लो, 60 का 15%, या फिर 15 का 60%। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होता है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि अगर बोले कि 60 का 15% या 15 का 60%, तो दोनों बराबर हो। परसेंटेज को आप इधर उधर बदल सकते हैं। वजह क्या है कि इसको भी आप लिखेंगे 60 गुने 15/100, यही होगा 60 का 15%। और जब 15 का आप 60% करेंगे तो 15 गुने 60/100 होगा। ऊपर देखो कुछ भी नहीं बदला वो। अगर वैल्यू भी अगर आपको निकालना हो तो ये 5 और ये 3, और 5 से ये 3, ये 9 आएगा, और ये 3, ये 5, 5 से ये 3, ये 9 आएगा। ना यहाँ का 9 बदलेगा ना वहाँ का 9 बदलेगा। जब ये मैं बच्चों को बताता हूँ तो थोड़े से वो बड़े अचंभित होते हैं, जैसे लगता है कि कितना बड़ा ये चीज़ है। बस ये समझने की चीज़ है, शायद आपको इस पर ध्यान ना दिलवाया गया हो। तो यही है कि 20 का Q प्रतिशत जैसे ही देखते के साथ बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, हवाई यहाँ ये हो जाता है, चेहरे पे 12 बज जाते हैं। तो आप इसे ये समझें कि Q का 20% पूछ रहा है। अब तो आपको ईजी दिख रहा होगा। अब सवाल को मैं ईजी करता हूँ कि Q का 20%, ठीक है। तो जैसे ये दिया हुआ है कि P का 20% बराबर Q है। अब Q का 20% निकालना है हमें, तो इसको ऐसे करेंगे, P का 20% हो जाएगा। दोनों तरफ हम 20% से गुना कर दिए तो ये Q का 20% हो जाएगा। यही वैल्यू निकालना है। तो P का 20% का 20% यानी 4%। 20% का 20%, तो 20 का 20% आप जब निकालेंगे तो 20/100 और 5 और ये 4 के बराबर, यानी 4% के बराबर होगा। तो P का 4% होगा जो Q के 20% के बराबर होगा। या दूसरे ढंग से आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं लगता कि इसमें कंफ्यूज होना है, कंफ्यूजन ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो वो मैं दूर करता हूं कि आप टोटल ऐसे सॉल्व करेंगे कि P का 20/100 यही हो गया, फिर से ये 20/100 हो गया। आप जब इसको 5 बार में काटोगे, इसको 5 बार में काटोगे तो P का या P गुने ये 1/25 हो गया। और 1/25 किसके बराबर होता है? तो 4% के बराबर होता है। 1/25 को जब आप 100 से गुना करेंगे तो ये 4% के बराबर होगा। कैसे भी करे सवाल, वो आंसर तो बदलेगा नहीं मेथड बदलने से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। 4.8 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? 4.8 को अगर आपको नहीं पता तो ये जान लीजिए कि किसी भी संख्या में आप 100 से जब गुना करते हैं तो वो उसका प्रतिशत मान निकलता है। तो कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4.8 में जैसे ही आप 100 से गुना करेंगे तो ये 480% के बराबर आएगा। जैसे 1/2 में आप कई बार मैं बताया हूँ कि भिन्न में जैसे 100 से गुना करते हैं तो 50% आता है। 1/4 में जब आप 100 से गुना करते हैं तो ये 25% आता है। ठीक वैसे ही 4.8 में जब आप 100 से गुना करेंगे तो उसका प्रतिशत मान वो आ जाएगा, यानी कि 480% के बराबर होगा। और दूसरी बात, मैं हर चीज आपको सिखाऊंगा, घबराना नहीं है इससे। और इतना सिखा दूंगा कि आपको इधर उधर ताकने झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहां भी आप पेड कोर्स लेकर के या ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, पूरे मन से तैयारी कीजिए, अपने टीचर पे पूरा भरोसा कीजिए। मैं आपकी तैयारी में बहुत धार दे दूंगा। आप ये ध्यान रखना, मतलब हर चीज बताऊंगा, घबराना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अब हम लोग चौथे प्रश्न को करते हैं कि यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। मैं आपको कुछ सवाल इस वीडियो में भी कुछ आगे ऐसे सवाल बताऊंगा, या आपको बहुत सारे वीडियो में ऐसे सवाल बता रहा हूं जिसको मैं आपको ऐसे तरीके से करना सिखाता हूं, मतलब एप्लीकेशन मेरिट जो मैथ्स के नंबर्स का मेरिट जो है प्रॉपर्टी उसको यूज करके उसको अप्लाई करके आपको इतने शानदार मेथड बताता हूं कि जो दिल्ली वाले भी ना बताएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ सवालों के तो जरूर मैं ऐसा बताऊंगा कि जो पहली बार आपको देखने को मिलेगा, सोचने को मिलेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाएगी। उसके बाद आपसे कोई और जानेगा, कोई से और जानेगा, और फिर ऊपर से ऊपर तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर फैलेगा वैसे मेथड्स। तो आप इसे देखिए कि यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, 20% से 60% कितना अधिक है, तो 40% अधिक है। लेकिन यही नंबर्स में क्या बोल रहा है कि 120 अधिक है। संख्या का 20% से 60% यानी 40% अधिक है, लेकिन वो बोल रहा है कि 120 संख्या में अधिक है, यानी कि यही जो 40% जो है, 40% 120 के बराबर है। तो संख्या जो होगा वो 100% होगा। तो 100% तो 4×12 तो 100×300, ठीक है। 4×12 हो रहा है तो इसका मान भी 3 से गुना कर देंगे, 300 ये संख्या आ गया। अब संख्या का 28% जब आप निकालेंगे तो ये 28/100 जब 3 से काटेंगे तो 28×3 = 84, और जब इसका 33.1/3 यानी कि संख्या का 1/3 निकालेंगे तो ये 100 आएगा। तो कितना कम है, तो ये 16, तो 16 इसका आंसर होगा। कितना आसान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब पांचवें प्रश्न को देखिए कि रोहिणी अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाए और उसकी बचत में 1% की कमी हो तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इसे सॉल्व आप जरूर कर लेंगे अगर आप पहले से मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, तभी तो मेंस तक कम से कम उतना क्वालिफाई किया या करने की आपकी चांसेज हैं। तो आप इसे सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन मैं जो आपको सोचने पे मजबूर करूंगा, आप सोचना। इससे क्या होता है कि आपका मतलब लेवल ऊपर होता है, मैथ्स करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो कैसे? जैसे उसका आय जो है, उसकी आय जो 20% से बढ़ गई और ये 1% की कमी बचत में हो गई। मतलब आय बढ़ा तो उसका बचत भी बढ़ना चाहिए। तो नहीं, क्या होता करता कि अगर जितना बढ़ा, जैसे उसका आय मान लो कि उसका 1000 रुपया पेमेंट बढ़ जाता, तो वो अगर जितना पहले खर्च कर रही होती तो उतना ही खर्च करती, तो वो 1000 रुपया बचत में वृद्धि होता। लेकिन मान लो कि वो तो है ही नहीं, है कमी को दर्शा रहा है। इसका मतलब कि वो जो 1000 रुपया उसका पेमेंट बढ़ा वो तो खर्च कर ही रही है, वो साथ ही साथ उसने खर्चे और बढ़ा दिए। तो बढ़ा हुआ पेमेंट पूरा खर्च किया और पहले से जो था खर्च उसमें भी 1% की मतलब बचत, उसमें भी 1% की कमी कर दी। यानी वो बढ़ा हुआ टोटल पेमेंट जो 20% है वो तो खर्च कर ही दी, वो साथ ही साथ अपने बचत का वो 1% और खर्च कर दी। तो जो बढ़ा हुआ उसका व्यय जो है, मतलब खर्च जो है वो क्या है, तो अगर उसका आय 100 था तो वो पहले क्या था कि पहले वो 75 खर्च करती थी और 25 ये बचत करती थी। अब उसका आय बढ़ के 120 हो गया, यानी +20 हुआ। यही तो है 100 मानने का सबसे आसान तरीका कि आय 20 तो 20 से हम बढ़ा दिए। तो वो क्या मैं अभी आपको ये समझाया कि ये वाला जो बढ़ा हुआ 20 है वो तो वो खर्च कर ही दे रही है, साथ ही साथ वो अपनी बचत का इसका 1% यानी कि 0.01 इसका अगर आप 1% निकालेंगे तो ये 0.25 इतना और खर्च कर रही है। तभी तो बचत में इतना का कमी आ गया। बचत में इतना का कमी का मतलब है कि वो बचत का 1% और खर्च कर दे रही है। यानी कि रोहिणी अपना बढ़ा हुआ वेतन जो 20 है वो तो खर्च कर ही रही है, बढ़ा करके वृद्धि जो कर रही है वो इसी की वजह से हुआ और इतना और खर्च करने लगी है। या हो गया, सॉरी, ये हो गया कि 20.25 और
75 वृद्धि होगा टोटल खर्च पे, पहले वाले खर्च पे नीचे, तो ये 4 तो ये 3 और 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 2 22 उतरा, 3 सते 21, 1 15 उतरा, 3 पचे 15, तो 6.75 फिर से ब्लंडर हो गया था, सॉरी, वो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, रेयर है ऐसा, मेरे से नहीं होता, फिर भी चलिए सॉरी उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो 6 छक 24 और 3 27, ये 27% के बराबर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा सीख करके, या कुछ तो जरूर दिमाग की बत्ती जलेगी, दिमाग खुलेगा, आपका सोचने की क्षमता बढ़ेगा, आप फिर से देखना समझना, और बाकी तो आप जैसे बना रहे होगे वो तो आपके पास है, अच्छा लगेगा तो ये जल्दी बनेगा, मतलब आपकी अगर क्षमता बढ़ जाएगा तो आप बिना पेन पेपर के भी ये कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम लोग, आपको प्रश्न देख करके पता चल रहा होगा कि पहला टाइप जो हम 5 सवालों का किए वो परसेंटेज प्रतिशतता का था, और अब हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में जा रहे हैं, यानी कि लाभ हानि और बट्टा अथवा छूट। छठा प्रश्न है और इस टाइप का पहला प्रश्न कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2650 में खरीदा। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पे और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पे बेच दिया, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा, तो ये होगा 7.5। अक्सर ऐसा होगा कि ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखे होंगे जहां क्रय मूल्य, ये जो है क्रय मूल्य जो है समान है, दोनों को प्रत्येक 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2650 में खरीदा, यानी दोनों का क्रय मूल्य समान है। तो जब भी क्रय मूल्य, ध्यान से आप सुनना मेरी बातों को, क्रय मूल्य जब भी समान हो तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसका 10% निकाला, फिर इसका 5% निकाला, ठीक है, ऐसे ही होगा, पहली वस्तु पे 10% लाभ, तो जो राशि आई मान लो कुछ आएगा और फिर 5% कुछ आएगा, तो टोटल लाभ को जोड़ेंगे और टोटल लाभ को टोटल क्रय मूल्य यानी 26 दूनी 52 1 53 100 पे प्रतिशत निकालेंगे। तो इतना समय बर्बाद नहीं करना है, या इसके दूसरे तीसरे तरीके और भी हैं जो किताबों में आपको बड़े बड़े मिलेंगे। तो आज से आप मेरी बात को गांठ बांध लो कि जब भी क्रय मूल्य समान हो, 2 वस्तु दिया रहे और क्रय मूल्य समान दिया रहे, तो कुल लाभ जो होगा दोनों का कुछ नहीं 10 + 5 दोनों का लाभ और 2 से भाग दे दो। ये इससे इंडिपेंडेंट होता है कि क्रय मूल्य कितना है, बस क्रय मूल्य समान होना चाहिए, और आप जैसे करके निकालो, आंसर बदलना नहीं है। एक और सवाल मैं करके आपका भरोसे को बढ़ाता हूं और उसमें आपको चेक करके दिखा दूंगा कि मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। अब हूबहू मतलब एक और करवा दूंगा ऐसा, अगर आपको कंफ्यूजन रहा तो 8वां सवाल भी चलिए ऐसा ही रहेगा, ताकि इस तरह के जो भी उसमें लाभ हानि करवा दूंगा। जैसे अभी लाभ कर रहे थे तो आपके मन में ये ध्यान आ सकता है कि लाभ और हानि हो तब क्या होगा। पहले इसे करते हैं कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, आपको ध्यान देना है, 2 वस्तुएं 2 हैं और प्रत्येक को 3050 रुपये में खरीदा, यानी दोनों को सामान्य मूल्य पे खरीदा है। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पे और दूसरे को 20% लाभ पे बेचा, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत लाभ तो 20 10 30/2, जैसा मैं पिछले में बोला 15%। एक और आपको मैं करवा देता हूं उसमें लाभ हानि, और उसमें चेक करके दिखा दूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब एक और सवाल उसी टाइप का, उसी टॉपिक के उसी टाइप का। अब हम 2 बार लाभ वाले के इस बार लाभ हानि कर ले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, एकदम से ना रहे। अब ये भी वही है कि सुरभि ने 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 3000, 2 कुर्सी है और प्रत्येक को 3000 में, यानी क्रय मूल्य सामान्य है। उसने एक कुर्सी को 10% हानि पर और दूसरे को 20% लाभ पे थे। 20% लाभ और हानि को हम माइनस कर देते हैं, ये हो गया, और बटे 2 यानी कि 5%। तो 5% ये पॉजिटिव आया, यानी कि लाभ। पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं, जैसे पिछले में आपने किया, 20 लाभ हुआ 10 हानि हुआ, टोटल 10 का लाभ हुआ, 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 वस्तु है, तो 5% लाभ होगा ये। अब इसे हम चेक करके एक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं कि 3000 को, जैसे ए और बी दोनों कुर्सी का नाम दे दिया, ये भी 3000 में, इसका सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये भी 3000 है। अब इस पे वो क्या कर रहा है कि 10% का हानि पे वो बेचा, यानी इसका एसपी बोले तो विक्रय मूल्य 3000 × 9/10 हो जाएगा, 10% हानि की वजह से।
तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी सिर्फ लाभ और हानि की बात बोल रहा है। तो यहाँ हानि निकालते हैं कि हानि कितना होगा, तो 3000 का 10%, ये हानि हुआ। तो इससे एक शून्य और एक शून्य से यानी कि ये 300 आया। ठीक है, 10% इतना ही होता है। इसमें लाभ है, तो लाभ जब हम निकालेंगे तो लाभ इसका 20% है, यानी कि 600 हो जाएगा। तो लाभ 600, हानि 300, तो कुल लाभ उसका क्या होगा, कुल लाभ जो होगा वो 300 का होगा पूरे सौदे में। पूरे सौदे में उसे 300 का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ होगा, ये तो क्लियर हो गया। प्रतिशत लाभ, कुल सौदे में उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो 6,000 रुपये वो इसने इन्वेस्ट किए थे। और इसका 100, तो ये 2 से 2 गया और 5 60 बचे 300, 60 बचे 300। तो और मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता। तो आज से आप ध्यान रखेंगे, आपके पास एक इसमें सवाल का रामबाण हथियार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आइए अब 9वें प्रश्न को करते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार रखता है कि 30% छूट देने पर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। इस सवाल को करने का एकदम अचूक औषधि मैंने आपको दिया है। इसको सॉल्व करने का वो क्या है कि जब भी छूट लाभ या हानि दे और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य जब चर्चा हो तो डायरेक्ट मैंने लिखना आपको सिखा दिया है कि जब क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य क्या होगा कि अंकित मूल्य। ध्यान से आप देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। अंकित मूल्य गुने ऊपर जो है वो 100 में से छूट घटा करके लिखेंगे, तो 30% का छूट है, यानी 100 में से 30 घटा के 70 ऊपर लिखेंगे। और नीचे लाभ या हानि, लाभ मतलब 100 प्लस लाभ, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे और हानि है तो 100 में घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ लाभ की बात कर रहा है तो 100 में लाभ को जोड़ेंगे, हानि होता तो घटा करके लिखते। ये 480 है, ये 70 है और ये 12 है, मतलब ये चलिए छोटा ही कर देते हैं जब एक बार कर रहे हैं तो। और 12 चौके 48, 40 बार में गया। ये 7 चौके 28, 280, यानी पहला ऑप्शन एकदम इतना आसान है, बस आप इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आइए इस टाइप के अंतिम प्रश्न को धुआं उड़ाते हैं एकदम से कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है ये 2340 यानी 2340 है। तो क्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि वस्तु 10% के लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु पर अर्जित लाभ ज्ञात करें। अब क्रय मूल्य अगर मतलब ये लिखने का नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल में इतना अब लिखना पड़े। क्रय मूल्य को अगर हम 100 बोल दिए तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य 125 होगा, क्योंकि 25% अधिक करके लिखा है। और लाभ क्या होगा, लाभ 10 होगा क्योंकि 10% है। तो यही 125 जो है वो 2340 के बराबर है। तो ये 10 का मान पूछ रहा है हमसे, तो 2340 गुने 125 गुने 10, तो ये 5 दूनी, ये 5 से 25 बार में 25 में 225 और 9 3 90, 25 तिया 75.75 हो गया। 90 है 15 यानी 25 छक 150, ये हो गया। अब 6 दूनी 12, 12 सिर्फ यही दिख रहा है, तो इसे हम इतना भरोसा रखें अपने आप पे, इतनी प्रैक्टिस करके जानी है कि यही आएगा। 6 दूनी 12 और कहीं तो दिख ही नहीं रहा। 93, 90 90 180 और 36 दूनी 72 यानी 7.2। आप जैसे भी गुना करो उतना ही आएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, अगले टाइप पे भी। इस टाइप में हम LCM HCF या यूं कहें कि नंबर सिस्टम से उठा करके सवाल करेंगे। उसी फैमिली का कोई ना कोई प्रश्न होगा। 5 सवाल इस पे अब होगा। दिया हुआ है कि P, अधिकांश जो ये मैं प्रश्न आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं भारत के अच्छे अच्छे एग्जामों में, तो वहां से ढूंढ करके आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल मैं करवा रहा हूँ, जिससे आपको भरोसा हो कि आप एलिजिबल हैं। मैं उसके लिए आप झंडा जरूर गाड़ेंगे, एकदम जा करके फोड़ देना है एकदम। प्रश्न है कि P 3/4 तथा 9/16 का HCF है। Q जो है वहीं 16/5 तथा 4/25 का LCM है। तो P + Q का मान पूछ रहा है। तो P + Q कितना होगा,
P प्लस Q का मान पूछ रहा है। तो P क्या है? HCF है। तो भिन्न का HCF तो आपको आता होगा निकालने, नहीं आता तो बस सुन लेंगे तो आ जाएगा कि जब HCF निकालना हो तो अंश का HCF बटा हर का LCM होता है। तो अंश का HCF यानी 3 और 9 का HCF 3 होगा, और 4 और 16 हर का LCM यानी कि ये 16 होगा। हमने P को निकाल लिया प्लस Q जो है 16/5 तथा 4/25 का LCM है। जब LCM निकालना हो भिन्न का तो अंश का LCM बटा हर का HCF, बस उलट जाएगा। HCF जब पूछे तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाला का LCM। जब LCM पूछे तो ऊपर वाले का LCM जो पूछे वो ऊपर वाले का, बाकी नीचे वाले का। तो इसका LCM पूछ रहा है तो 16 और 4 का LCM 16 होगा, और 5 और 25 का नीचे HCF 5 होगा। तो ये हो गया 15 प्लस 16 256 बटा 80, और 80 सिर्फ आपको यहीं दिख रहा है। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि कहीं और ऑप्शन में नहीं है, नीचे वाला अलग अलग है। तो आप इतना करने का भरोसा रखें अपने आप पे कि आपने इतना जरूर सीखा है, और नहीं तो फिर जोड़ें, कोई जोड़ना ही बड़ी बात नहीं है। 56 5 61 10 71 आ ही रहा है कि 200 271/80 ये आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस प्रश्न को देख करके आप सोच रहे हो कि बच्चे हैं क्या, मतलब आप अपने बारे में सोच रहे हो जो ऐसे सवाल करवा रहे हो, हाँ मजाक समझ रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो वैसा नहीं है। इस सवाल से मैं HCF का भूत उतार दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपने दोस्तों से या स्वयं से कभी आकलन करने HCF देखते ही ना बड़े लोगों की हवा, मतलब बहुतों की, अधिकांश की हवा टाइट हो जाती है। तो इसका भूत उतारते हैं कि हम कैसे इसे एकदम 2 3 4 5 सेकंड के अंदर करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ऐसे संख्याएं दे रखे, तो जिस दो संख्या के बीच का अंतर सबसे कम हो यानी दो पड़ोस वाली संख्या को हम देखते हैं, उसका अंतर निकालते हैं। तो इन दोनों का अंतर सबसे कम होगा, यहां से 32 और 10 42 होगा। तो ये जो डिफरेंस जो आया, यही डिफरेंस HCF होगा, या तो फिर इस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर ही HCF होगा। तो पहले आप डिफरेंस पे चेक करिए कि 42 क्या तीनों को विभाजित करेगा। तो इन दोनों को तो किसी भी हाल में करेगा। चेक जैसे आप चेक करके देखिए कि 42 चौके 4 चौके 16, 42 चौके 168 और 42 पचे 210 दोनों को विभाजित कर रहा है। अब इसे हम चेक कर ले रहे हैं। तो 42 क्या 42 को विभाजित करता है? तो बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर 42 होगा, यही इसका HCF होगा। तो ये वजह थी इसको कराने का कि बच्चे नहीं जान पाते हैं कि आखिर वो। तो HCF कभी इस पर चर्चा कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप इसी से काम चलाएं कि जो भी डिफरेंस हो वही होगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि छोटे रूप में कि 15 और 35 का जब HCF निकालना हो तो आपको पता है कि वो 5 है, दिख रहा है, इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल लिया हूं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो 20 होगा। तो या तो डिफरेंस मतलब 20 और नहीं तो 20 का कोई फैक्टर ही वो HCF होगा। तो 20 तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो 20 के अगले फैक्टर पे आएंगे 10, तो 10 से भी नहीं होगा तो अगले पे आएंगे 5। यस, वो यही है, मतलब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो डिफरेंस सबसे पड़ोस वाले दो संख्या ढूंढना है, और उसके बीच का जो अंतर होगा वो या तो उसका कोई फैक्टर ही HCF होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस प्रश्न को बनाने से पहले जो मैं बता रहा हूं आपको इसका सॉल्यूशन, इसके लिए आप हाथ मुंह पैर धो करके बैठ जाओ आराम से, एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके, क्योंकि इसको मैं ऐसे बना करके आपको सिखाऊंगा। सोचने की क्षमता को यूं प्रो लेवल पे आपको बढ़ाऊंगा। ये आप जानेंगे, आपके बाद दोस्त आपका जानेगा, और धीरे धीरे होते हुए ये दिल्ली तक पहुंचेगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, घबराना नहीं है कि आप मतलब ऐसे सवालों को देख करके घबरा तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये अक्सर बच्चे मतलब ये हो जाते हैं कि अरे ऐसा सवाल, इतना बड़ा सवाल। तो इसको बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन मैं इतनी आसानी से करना सिखा दूंगा, दिमाग की बत्ती जला दूंगा।
प्रश्न है कि दो धनात्मक संख्या में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है, शेषफल 41 आता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग हो जाएगा 9, 0 या तो 5 और नहीं तो 14। ये 14 इसके अंकों का योग होगा। आज से आप भी ऐसे करेंगे। अगर इसके परिवार का सवाल आए और ये ही सवाल रहे, इसमें एक ऐसी चीज है कि उसके प्रॉपर्टी मेरिट को हम इस्तेमाल करके यूं चुटकियों में सवाल को ऐसे ही आप करेंगे। जैसे ये इसकी वजह से कि जो बड़ी संख्या है उसमें जब आप छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 9 आता है, 9 आता है और शेषफल 41 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी संख्या जो है उसमें 9 से भागफल तो यही होता है जब भाजक है। छोटी संख्या से भाग जब आप दे रहे हैं तो छोटी संख्या भाजक के रूप में डिवाइजर है ये। और ये जब 9 जो क्वोशिएंट है, भागफल जो है, तो 9 से जब गुना करके हम 41 जोड़ देंगे तो यही ना बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। इतना का जरूरत नहीं है, जब पहली बार आपके सामने, इसलिए समझाने के लिए लिख रहा हूं। बड़ी संख्या तो यही होगी। तो कोई भी संख्या हो जब आप उसमें 9 से गुना कर रहे हैं, छोटी संख्या में जब आप 9 से गुना कर रहे हैं तो ये जो संख्या प्राप्त होगा ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि आप कहेंगे 9 से, मतलब यह समझाने के लिए बोल रहा हूं, इतनी छोटी छोटी साधारण सी बात। 9 से जब गुना कर रहे हैं तो ये जो प्राप्त अंक होगा, प्राप्त संख्या होगा, वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। और जब ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये प्राप्त होने वाली संख्या, तो इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा, अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 9 से हम गुना कर रहे हैं। तो ये संख्या के अंकों का योग में यदि आप 41 जोड़ देंगे तो वो बड़ी संख्या आ जाएगा। तो 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के अंकों का योग क्या होता है, वो 9 से विभाजित होता है, यानी कि 0 होगा, 9 होगा, ये प्राप्त जो संख्या है 18 होगा या 27 होगा, ऐसे ही आगे तक के चलता जाएगा। इन्हीं में से ये कोई ना कोई इसको होना होगा। तो जब उसमें आप ये जोड़ेंगे, यानी कि इसका 5 होगा इसके अंकों का योग और इसके अंकों का योग, या तो इसमें 5 जोड़िए, तो ऑप्शन में अगर 5 होता तब देखा जाता, इसमें 5 जब आप जोड़ेंगे तो 14, ये है ऑप्शन में, इसी के लिए मैंने 14 टिक किया। जैसे आप ऐसे समझें कि अगर छोटी संख्या, कोई भी ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको मतलब समझने के लिए कोई भी चूज कर ले रहा हूं अपना एक, कि छोटी संख्या मान लीजिए कि वो छोटी संख्या जब 41 शेषफल दे रहा है तो 41 से बड़ा हम मान लेते हैं कि वो 50 है। तो 50 में जब आप 9 से गुना करेंगे और 41, तो ये बड़ी संख्या आएगा। तो बड़ी संख्या जब आप इसमें गुना करेंगे तो 350 आएगा, 9 × 5 = 45, 450 आएगा। और इसमें 41 जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, इसके पूरा 491 आ गया, 491 आ गया। अब इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 × 1 = 10, 4 = 14, अंकों का योग 14 आया। और जब आप इसके अंकों का योग जोड़ेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाया, तो 5 और 4 = 9, तो ये 9 आएगा, या तो शून्य मतलब कैंसिल आउट करने पे हम शून्य कर देते हैं, इसीलिए ये वाला स्पेशल कंडीशन में लिखा है अंकों का योग, तो शून्य आने से रहा, शून्य कैंसिल आउट करते हैं, इसी के लिए हम लिखते हैं। इसको लेकर के जैसे ये ऑप्शन से मतलब ये एग्जाम्पल जब मैं आपको समझा रहा था तो ये आगे एक अच्छा सा ये है कि अगर आपके प्रश्न में ये मन में उठ रहा होता जब मैं बता रहा था कि क्या किसी संख्या के अंकों का योग शून्य हो सकता है, तो नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ 000 ही हो तो पॉसिबल हो। लेकिन मैं ये शून्य कब हम लोग लिखते हैं, 9 के विभाजिता में हम कैंसिल कर देते हैं कि यहाँ 5 4 9 है तो 9 को हटा दिया तो शून्य ही बचा ना, वो 9 को हटाने की वजह से वो शून्य आता है, इसलिए मैं शून्य लिखा, और कोई वजह नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप ये किया तो इसका 5 4 9 आया, और उसमें आप इसके अंकों का योग 9 + 5 यानी 14 करें आप, या फिर इसको जोड़ करके आप करें, वो नहीं बदलना है। तो यही मैं सिखाया आपको कि बड़ी संख्या क्या होगा,
तो भाग छोटी संख्या यानी 9 का मल्टीपल है तो 9 से वो कटेगा, छोटी संख्या गुने 9। तो जो ये जो है शेषफल जो छोड़ करके जो शेष हिस्सा है बड़ी संख्या का जो शेषफल छोड़ करके जो शेष हिस्सा है वो 9 से विभाजित हो रहा है, तभी तो भागफल 9 आ रहा है। और 9 से जब वो हिस्सा विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो हिस्सा के अंकों का योग 9, 18, 27 कुछ ना कुछ होगा, और उसमें जब हम 4, 1, 5 जोड़ेंगे तो वही आंसर होगा, बड़ी संख्या के अंकों का योग होगा। तो ये 9, 5, 14 एकदम से आप ध्यान से अगर ना समझ में आए, मुझे नहीं लगता कि इसमें समझने वाली कोई बड़ी सी बात है, बस मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया। मेरे पुराने वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैं यही बोलता हूं, हो सकता है कि उसमें ऑन कैमरा मेरा एक्सपीरियंस इतना बेहतर नहीं था तो थोड़ा स्लो वगैरह आपको लग सकता है, लेकिन मैं ये बात बार बार बोलता हूं, पिछले कई वीडियो में बोलता हूं कि मैं आपको मेरिट जो आपके पास नॉलेज है उसका एप्लीकेशन सिखाता हूं। तर्कस में बाण रखना तो बहुत बड़ी बात है ही, उससे भी बड़ी बात है कि उस बाण का सही समय पे चयन करना लक्ष्य को भेदने के लिए। तो वो यही है, इसके 9 की डिविजिबिलिटी विभाजिता का नियम का हमने यूज किया और इस शानदार सवाल को यूज चुटकियों में किया। आज के बाद ही आपके थ्रू कोई और जानेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये वो प्रश्न है जिसमें आप भाग दे करके चेक करने लग जाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने आपको 6 का विभाजिता का नियम पिछले वीडियो में आपको बड़े ही कंठस्थ ढंग से ये बताया, बच्चों की तरह आपको कंठस्थ करवाया कि 6 का विभाजिता का मेरा नियम यह है, और इतना आसान वो है कि वैसी सम संख्या जो 3 से विभाजित हो वह 6 से भी विभाजित होगा। तो इसमें ऐसे ही समझे कि ये सम संख्या तो है नहीं, तो ये तो गया। अक्सर बच्चे चेक करने में बहुत समय व्यतीत करते हैं, और जब इसको मैंने इतना इजी कर दिया कि 6 से विभाजित कौन होगा, तो वो सारी सम संख्याएं वो सम संख्याएं जो 3 से विभाजित हो। और 3 से विभाजिता का नियम तो सबसे आसान विभाजिता नियम है कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित तो वो संख्या भी 3 से विभाजित। तो देख लेते हैं, 3 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 जैसे हम क्या करते हैं कि जो 3 है उसको पहले कैंसिल आउट करते जाते हैं। तो ये 6 को कैंसिल आउट कर दिया, 4 2 6 को कर दिया, और 7 2 9 को कर दिया। यहाँ 5 बचा, तो 5 3 से नहीं कटता, तो इसे हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। 6 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 5 4 9 को हटा दिया, और 5 4 9 ये भी यानी ये विभाजित हो रहा है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपने आप पे इतना भरोसा रखना है, उसे टिक करना है। अगर आपको फिर भी चूल पड़ी है तो आप इसे चेक कर सकते हो कि 5 4 9 6 गया 6 गया 6 गया, 4 नहीं विभाजित होगा, यानी ये भी नहीं होगा। मैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक काम कर रहा हूं। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। अब हम लोग आज के इस वीडियो के और इस टाइप के भी अंतिम प्रश्न को करने वाले हैं। देखने में ये पिद्दी सा सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में सामने आता है तो अच्छे की होश उड़ा देता है अगर पहली बार दिख जाए। तो प्रश्न ये है कि 2 के पावर 18 माइनस 1 किसके द्वारा विभाज्य है। तो आपको पता होगा कि a के पावर n माइनस b के पावर n a प्लस b और a माइनस b से दोनों से विभाज्य होता है। कब? जब n इवन हो। इवन मीन्स सम संख्या हो, सम संख्या हो। तो इसका अगर हम यूज करते हैं कि 1 के पावर n तो 2 के पावर 18 है, तो 1 के पावर 18 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। n सम संख्या है तो अरे हाँ है, देखते के साथ ही आपको लगा क्या बात है, सब कुछ तो मिल ही गया। तो आप क्या करेंगे कि a प्लस b यानी 2 प्लस 1 करेंगे और 2 माइनस 1 करेंगे। ले ये आया 3 और ये आया 1, लेकिन ऑप्शन में तो दिखा ही नहीं। सारे चेहरे पर मायूसी छा गई। यही मैं बोला कि जब पहली बार दिखता है तो अच्छे की होश उड़ा देता है। तो आप वैसे आपको सोचना ही पड़ेगा, ये प्रैक्टिस ही आपको, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको यही परफेक्ट बनाएगा प्रैक्टिस। तो आप वैसे यहाँ इसके पावर सोचें कि जो मतलब सम हो, मतलब इवन हो। तो क्या इसे मैं मिटा दूं? चलिए यहाँ पे लिखता हूं कि 2 के पावर 18 माइनस 1 के पावर 18 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और 6, ये भी तो हो गया। जो 18 के, इसके 18 के कोई फैक्टर ही तो हम लगाएंगे, सम, वो सम फैक्टर लगाएंगे सम संख्या में। तो 18 9 तो होगा ही नहीं, क्योंकि n जो है हमको सम रख के चेक करना है। तो ये 9 होगा नहीं, 6 होगा। तो 6 हमने कर दिया। अब इसको भी हम लोग ऐसे 1 को तो कुछ ही भी नहीं करना, उसे छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया? 8 के पावर 6 माइनस 1 के पावर 6।
अब कुछ कुछ दिख रहा है कि अच्छा फिर से तो वही दिखा कि a की पावर n माइनस b के पावर n और n जो है सम संख्या है, तो यहाँ क्या होगा कि एक इससे विभाजित होगा और एक बार इससे विभाजित होगा। तो 9 और 7 में से कुछ दिखा, अरे हाँ दिखा, बस खुश हो जाना है और 7 को टिक करना है और मतलब ऐसे ही सीखते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से कोशिश कर रहा हूँ समझाने का और आपको समझ बिल्कुल आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों भाइयों को बताइए और मतलब दोस्तों बात बढ़ाइए सब तक, और आप जी जान से मेहनत करते रहिए। आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आपकी सफलता के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।